हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2017। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने एक पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करी फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम 2013 से 2024 तक में हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू 2017, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017। अब जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था, ये इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें फोकस करना है कोई भी तरीके की डिजिटल प्रॉब्लम्स पे। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास कई सारे डिजिटल प्रॉब्लम्स होते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को लेके अगर हम कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जो यूआई है, जो यूज़र इंटरफेस है, कई बार हम देखते हैं ना कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नेट बैंकिंग अच्छा नहीं चलता है। राइट, वेरेज अगर हम आईसीआईसीआई में देखते हैं तो उसके नेट बैंकिंग अच्छा चलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट फ्रॉम द डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई हमारे पास ऑफलाइन का प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो डिजिटल से आएगा। यानी कि एक डिजिटल सॉल्यूशन आना चाहिए जो कि हमारा एक इनोवेशन होगा। सो दैट मीन्स कि जो हमारा इनोवेशन होगा वो डिजिटल इनोवेशन होगा, जो हमारी कई सारी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल, नेट बैंकिंग एक डिजिटल सॉल्यूशन आया है। प्रॉब्लम क्या है कि सब लोगों को बैंक जाके, पहले था कि जब बिफोर डिजिटल बैंकिंग, जो नेट बैंकिंग पहले जब नहीं था, तो उससे पहले क्या था कि सब ऑफलाइन जाना पड़ता था, लाइन में लगे रहना पड़ता था। 1,000 रुपये भी विड्रॉ करवाने हैं तो भी जाना पड़ता था, 10,000 रुपये डिपॉजिट कराने हैं तो भी जाना पड़ता था, ट्रांसफर कराना है तो भी जाना पड़ता था। बट अब क्या हो गया कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो ये क्या है, ये एक डिजिटल सॉल्यूशन है। तो डिजिटल सॉल्यूशंस लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कंपटीशन करवाता है जिसको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के नाम से कहा जाता है, जिसके अंदर सभी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का बीच में कंपटीशन होगा और एक जो होगा वो जीतेगा, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद प्रमोट करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया में इनोवेशंस लेके आना है विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, तो इसके बेस पे जब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ अवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटीज इन अ डेकेड। अब जो ये स्मार्ट सिटीज है, इसके लिए एक मिशन है, दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन। वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का पार्ट नहीं है। फिर सेकंड है, इट इज अ इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस फॉर सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री, दैट इज राइट, जो अभी हमने देखा। थर्ड है, इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डेकेड। क्या हमें सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डिजिटल लेके आने हैं? वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का नहीं था, वो डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट था। राइट, तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, टू ओनली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये कमेटी है जो 2016 में स्टैब्लिश हुई थी। इस कमेटी के हेड रहते हैं आरबीआई के गवर्नर, यानी कि जो आरबीआई के गवर्नर है वो इसके हेड रहेंगे। और ये क्या डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया में जो मनी सप्लाई है वो कितनी रहनी चाहिए। अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं। अब मनी सप्लाई कैसे पता चलती है? कि जो बैंक के पास पैसा है वो कितना होना चाहिए, और बैंक जो कस्टमर्स को पैसा देती है वो कितना होना चाहिए, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, ताकि कस्टमर के हाथ में कितना पैसा आएगा इन द फॉर्म्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। ठीक है, और ये कमेटी के अंदर 6 मेंबर बॉडी है, यानी कि इसके अंदर 6 मेंबर रहते हैं। ओके, एंड जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो डिफरेंट होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल, जो बजट में टैक्स कितना ज्यादा है, कितना कम ज्यादा लगने वाला है, तो ये सारा फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। तो इसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दैट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? दैट इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, दैट इज राइट। सेकेंड है, इट इज अ 12 मेंबर बॉडी, दैट इज रॉन्ग, ये एक 6 मेंबर बॉडी है।
इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज रॉन्ग। ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, ये आरबीआई के गवर्नर का पार्ट होता है, वो चेयरमैन होते हैं इसके। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट है द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम सीन इन द न्यूज विथ रेफरेंस टू। अब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्या सिनेरियो रहता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, जिसके ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हम सोलार पैनल्स बनाते हैं, ठीक है, अब इसका सिनेरियो समझो कि जो सोलार पैनल्स बनते हैं उसके अंदर कुछ टाइप के रॉ मटेरियल्स लगते होंगे, ठीक है, वो सोलार पैनल के अंदर रॉ मटेरियल्स रखते होंगे, और ये रॉ मटेरियल्स का जो परचेज होता है, या तो हम ये रॉ मटेरियल खुद से परचेज करते हैं, यानी कि ये जो डोमेस्टिक है हम वहाँ से परचेज करते हैं, या फिर हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार ने कहा था कि जो आप रॉ मटेरियल्स लेते हो सोलार पैनल के लिए, वो अगर आप डोमेस्टिकली परचेज करोगे तो हम आपसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कॉन्ट्रैक्ट देगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे परचेज करने लग जाएगी, यानी कि मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा, क्योंकि सरकार हर महीने हर साल मुझसे अपना टेंडर लिखवाएगी और वो मुझसे फिर परचेज करेगी। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था। पर इसका हुआ क्या था कि ये यूएसए ने इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में केस कर दिया, डब्ल्यूटीओ के पास लेके गया और बोला कि ये जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके चलते इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहा है और यूएसए का जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो हालांकि इंडिया ये केस हार गया था, तो इंडिया को ये चीज़ हटाना पड़ा था इन द लेटर एंड स्टॉज, बट जब ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तब ये चल रहा था न्यूज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, दैट इज डेवलपिंग सोलार पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। अगर और टाइप के ऑप्शन देखते हैं तो ये ग्रांटिंग लाइसेंस टू द फॉरेन टीवी चैनल्स इन आवर कंट्री, नो। Exporting our food products to other countries, that is also incorrect. And permitting foreign education institutions to set up their campuses in our country, that is also incorrect. So correct answer आ जाएगा option A, that is developing solar power production in our country. Next question है, who among the following can join NPS कि National Pension System, इसमें से कौन सा ज्वाइन कर सकता है, राइट। सो दैट मीन्स कि जब भी आपको चार ऑप्शन देते हैं ना यूपीएससी, तो वो आपसे ये पूछता है कि ये चारों में से बेस्ट आंसर कौन सा है ये क्वेश्चन का। आई मीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना। तो यहां पे पहला ऑप्शन बताया गया है कि रेसिडेंट इंडियन सिटीजन ओनली, तो जब ओनली इज एन एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, एंड जो इसके अंदर जो इंडियन सिटीजन है वो दोनों ही आ जा रहे हैं, एक तो रेसिडेंट भी आ जा रहा है एंड नॉन रेसिडेंट भी आ जा रहा है, तो उसके चलते ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। फिर जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज अ पर्सन एज बिटवीन 18 to 55 ओनली, नाउ अगेन ओनली है, बट इसके अंदर दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट क्योंकि इसका करेक्ट आंसर आ जाता है बिटवीन 18 to 65 है, राइट। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ था वो ऑप्शन सी और डी में हुआ था, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, ऑल, यानी कि सभी। अगेन इट्स एन एक्सट्रीम वर्ड। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब ऑप्शन डी में बोला है अगेन ऑल, अगेन एक्सट्रीम वर्ड, दैट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज including those of armed forces joining the services on or after 1st of April 2004. Okay, अब अगर हम एनपीएस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो हमें क्या समझ आया है कि सरकार ने बताया कि एनपीएस एक मैंडेटरी है। इसके लिए मैंडेटरी है टू ऑल दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे इंक्लूडिंग द आर्म फोर्सेस, ये उनके लिए मैंडेटरी है, right, and this is also right that on or after the 1st of April 2004. so देखा जाए तो this is factually correct, but सवाल ये बनता है कि why option C is incorrect, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि it is not mandatory for state governments, it is mandatory for central government only. स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये इंप्लीमेंट करना है तो उन्हें एक नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी जिसके चलते वो ये ला सकते हैं। हेंस यहां पे इंडिया में हर एक स्टेट ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, सिलेक्टेड स्टेट से ही नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, एंड हेंस हम ऑल स्टेट्स नहीं कर सकते, तो इसके चलते ऑप्शन सी इज
इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, what is or are the advantage or advantages of implementing the national agri market scheme? Now national agri market scheme क्या है कि ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग बनाया गया है कि यहां पे ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। अब इसके दो ऑब्जेक्टिव बताए गए थे कि ऐसा क्यों रखा जा रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि इसके अंदर से जो मिडलमैन का कॉन्सेप्ट है वो एलिमिनेट करना है, ठीक है, यानी कि फार्मर्स को मिडलमैन के कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट करना है, एंड उसके चलते उनको जो प्राइसेस होगी वो फेयर प्राइस दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है। अब दूसरी बात है कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका मार्केट जो है पूरा नेशन वाइड मार्केट हो जाएगा। यानी कि अगर नागपुरी संतरे में उगाता हूं और अगर मैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम पर लगाता हूं तो दैट मीन्स कि मैं मेरे नागपुरी ऑरेंजेस को मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया बेच सकता हूं। बट एज अ फार्मर मैं ऑल ओवर इंडिया जा जाके नहीं बेच सकता, पर मैं ऑनलाइन से वो ऑर्डर करवा सकता हूं, लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं और मैं उनको फिर भेज सकता हूं, राइट। तो ये चीज बताई गई है। तो उसके चलते अगर हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं तो ऑप्शन में ये हो गया है कि फर्स्ट है, इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, दैट इज राइट। It provides the farmers access to nationwide market with prices commensurate with the quality of their produce. So that is also right. यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. फिर नेक्स्ट है, with reference to the national intellectual property rights policies, consider the following statement. अब पहले हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझने की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लीजिए कि मैं एक ऑथर हूं, मैंने एक बुक लिखी है, ठीक है। अब वो बुक लिखी है और मैंने एज अ ऑथर बोला है कि वो बुक का प्राइस होना चाहिए ₹1000, कि 1000 रुपए में आपको मेरी एक बुक मिलेगी हार्ड कॉपी, ओके। क्यों? क्योंकि वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। बट इंडिया में क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे जो नॉवेल्स होती है वो किलो के भाव बिकती है। यानी कि जो मेरी एक बुक 1000 रुपए की मिलनी चाहिए बट वो किलो के भाव में मेरे को 1000 रुपए में 10 बुक मिलती है, सेम बुक है वो। तो दैट मीन्स क्या है कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन नहीं है कि मैंने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है और जिसमें ये 1000 रुपए में मेरे को रॉयल्टी मिलेगी, बट ये 1000 रुपए में जब 10 बुक खरीदोगे तो उसमें से मेरे को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। यानी कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन नहीं किया गया है, राइट। सो दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो आपकी एक इंटेलेक्चुअलिटी में आपने एक प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट आपका एक प्रॉपर्टी हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक बुक लिखना, राइट। तो इसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है, दैट इट reiterates the India's commitment to the Doha Development Agenda and the TRIPS agreement. So that is right, right, कि जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है और जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके अंदर बोला गया है कि हर एक कंट्री को एक नेशनल लेवल पे फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा और वो फ्रेमवर्क नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। फिर सेकंड है, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। सो दैट इज ऑल्सो राइट कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है एंड प्रमोशन है वो एक नोडल एजेंसी है। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। फिर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये बैंक्स उन जगह पे आते हैं जहां पे नॉर्मल बैंकिंग नहीं हो पाती, दैट इज द रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में आईसीआईसीआई बैंक अपना ब्रांच नहीं खोलेगी तो वहां पे क्या होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होगी। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होगी कि रूरल एरिया में लोन्स एंड एडवांसेस देगी। तो रूरल एरिया में मेजरली दो टाइप के काम होते हैं। पहला हो जाता है फार्मिंग को लेके, दैट मीन्स एग्रीकल्चर को लेके काम होता है, और जो दूसरा काम हो जाता है कि वहां पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रहते हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस देते हैं। तो ये दोनों बिजनेसेस को पैसा दिया जाता है बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा, जो बहुत ही कम रेट पे लोन्स एंड एडवांसेस देती है। अब उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दैट फर्स्ट है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, दैट इज राइट। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, दैट इज ऑल्सो राइट। टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, दैट इज ऑल्सो
राइट, सो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3, इट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कॉन्सिक्वेंस है कि इंडिया में यूपीआई जब इंप्लीमेंट हुआ तो इसमें से कौन सा इसका मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आंसर ऑफ द अबाउ क्वेश्चन। तो इसके अंदर पहला बोला है दैट अगर यूपीआई इंडिया में इंप्लीमेंट हो गया, यानी कि अभी जैसे यूपीआई इंप्लीमेंट हो गया है, so the mobile wallets will not be necessary for the online payment, that is incorrect कि मोबाइल वॉलेट ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल वॉलेट विल बी रिक्वायर्ड अगर आपको रखना है तो। सेकंड है डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 decades, ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि डिजिटल करेंसी को अभी तक रेगुलेशन नहीं हो पाया है, राइट, तो वो रिप्लेस नहीं करेगी। थर्ड है द एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, ऐसा भी नहीं है, यूपीआई एफडीआई बढ़ाने के लिए नहीं लिया गया है, यूपीआई लिया गया है कि ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन हो पाए, जिसके अंदर एक चीज बोला है कि जो सब्सिडीज होगी वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी मेरे अकाउंट में, जो पुअर पीपल है, सो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहला है इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये कोई भी अदर ऑर्गन का पार्ट नहीं है। दूसरा है इट हैज अ कॉर्पस ऑफ ₹4 लाख करोड़। नाउ ये एक हाइपोथेटिकल है यार, आप खुद समझो कि सरकार अगर 4 लाख करोड़ एक फंड में डालेगी तो वो बात सरकार आम आदमी तक पहुंचाना चाहेगी तो ही उन्हें वोट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बजट रिलीज हुआ है जिसके अंदर सरकार ने बोला कि आपकी 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स माफ होगा, अब ये आम आदमी तक ये बात पहुंची है ताकि इनको वापस वोट मिलेगा। वेर एज जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो आम आदमी नहीं जानता है, वहां पे सरकार 4 लाख करोड़ का तो फंड नहीं देगी, राइट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये 40,000 करोड़ है। तो इसके अकॉर्डिंगली दोनों ही आंसर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये क्या है, ये एक्चुअली एक वर्ल्ड बैंक की बॉडी है जो कोलैबोरेट कर रही है दैट इंडिया में जो भी कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको इनेबल करना है ताकि मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल बने। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ना आसियन नहीं है इसमें, राइट, इसके अंदर ओईसीडी भी नहीं है एंड यूनाइटेड नेशन भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विस। अब नेशनल करियर सर्विस क्या है कि सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आपको कोई भी तरीके की स्किल सीखनी है जो आपको हेल्प करेगा जॉब ढूंढने में, राइट, जो आपको हेल्प करेगा एक जॉब को लेने में, तो उसके लिए नेशनल करियर सर्विस का पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल लॉन्च किया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ओके अब इसके बेसिस पे अगर इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो पहला है दैट नेशनल करियर सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज रॉन्ग, ये मिनिस्ट्री का है, कोई डिपार्टमेंट का नहीं है। सेकेंड है द नेशनल करियर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन मिशन मोड टू improve the employment opportunities to uneducated youth of India, that is incorrect। ये employment opportunities बढ़ा रहा है बट uneducated youth के लिए नहीं बढ़ा रहा है। अगर आपने एजुकेशन किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ही आप उससे स्किल सीख पाओगे। आपने ग्रेजुएट ही नहीं किया है, आपने स्कूलिंग ही कंप्लीट नहीं किया है, तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती कि भाई तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हें नौकरी क्या दे। फिर तुम्हें नौकरी करनी है तो पहले पढ़ाई तो कर लो। हाँ चलो अगर तुमने पढ़ाई करी है, तुमने स्कूलिंग कंप्लीट की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर तुम सरकार को बोलो कि यार मैंने पढ़ाई करी अब तो नौकरी दो, तो सरकार तुम्हें नौकरी देगी कैसे, तुम्हारा स्किल बढ़ाएगी, राइट, तुम्हें हाईली स्किल बनाएगी धीरे धीरे और उसके चलते तुम्हारा जॉब तुमको मिलता जाएगा। बट वो अनएजुकेटेड यूथ के लिए नहीं है, राइट, अनएजुकेटेड यूथ के लिए खाली खेती बाड़ी है और कुछ नहीं कर सकता वो, या तो कोई बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बट वही है कि इंटेलेक्चुअलिटी इतनी नहीं आती। पहले का समय अलग था क्योंकि पहले कंपटीशन ही नहीं था,
तो लोग कहते हैं कि पहले वाले समय ने बिना पढ़े लिखे सब कर लिया था, क्योंकि तब अलग सिनेरियो था। अब ऐसा है कि डिजिटाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप ना चाहकर भी आपकी पढ़ाई हो ही जा रही है, तो कंपटीशन उस तरीके से हो जा रहा है, छोटी मोटी चीज़ें लोग सब सोच पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991? कि 1991 में जब इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, यहां पे स्पेसिफिकली लिबरलाइजेशन पे फोकस किया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता था कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर दिया, ठीक है, यानी कि जो लाइसेंस राज का कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे कम कर दिया। ओके, तो इसके अंदर क्या इंपैक्ट हुआ था? फर्स्ट है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी हैज इंक्रीज इनॉर्मसली। नाउ दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जब लिबरलाइजेशन हुआ तो लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के सर्विस सेक्टर एंड इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग इन्वेस्ट करने लग गए, जो ज्यादा आउटपुट दे रहे थे एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। सो सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर था जीडीपी में वो बढ़ता गया, और एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो इंक्रीज की जगह वो डिक्रीज होता गया। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि जब इंडिया ने सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट किया, तो जो इंडिया का शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट है इन द वर्ल्ड ट्रेड वो बढ़ गया, क्योंकि आपने सर्विस सेक्टर बनाया, आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाया, तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता गया। तो जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा और हमने देखा कि बाकी सारे लोगों ने देखा, इंडिया के साथ बाकी सारे फॉरेन में बहुत सारे लोगों ने देखा, जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने देखा कि इंडिया में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है, जो एग्रीकल्चर से काफी ज्यादा रिटर्न दे रहा है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। तो उसके चलते इंडिया में जो एफडीआई है वो इंक्रीज होता गया। तो जब इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा, इंडिया में एफडीआई बढ़ा, तो और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, और ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा, और उसके चलते इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी इंक्रीज हो गया। तो उसके चलते इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, दैट इज राइट। क्योंकि जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, वो क्या कर रहा है, वो वेरियस टाइप ऑफ चीजों को ऑपरेट करता है, दैट इज आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीजों को वो ऑपरेट करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि एनपीसीआई हैज लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम, दैट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि एनपीसीआई ने वीजा और मास्टर कार्ड नहीं लॉन्च किया, जो इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, जो एक्सपेंसिव हो जाती है। इनका एएमसी ज्यादा, दैट इज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वीजा मास्टर कार्ड पे ज्यादा है एज कंपेयर टू रुपए, तो रुपए सस्ता है। तो इसलिए आप देखोगे कि कई सारी जो स्टेट बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, लाइक एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सब में रुपए के कार्ड ज्यादा दिखते हैं आपको, अनलेस कोई कस्टमर ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि नहीं मेरे को रुपए नहीं, मेरे को वीजा या मास्टर कार्ड का चाहिए, तो उन्हें दिया जाता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, व्हाट इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जो तब लॉन्च हुआ था, तो इसके अंदर था that it will replace the multiple taxes collected by multiple authorities, will thus create a single market in India, that is right, क्योंकि उसने सभी indirect taxes को एक टैक्स में बना दिया था, राइट। सेकेंड है, it will drastically reduce the current account deficit of India, कि current account deficit तो कैसे डिक्रीज करेगा ये, या हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़ाएगा, ये तो बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। थर्ड है, it will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने जीएसटी इंप्लीमेंट किया और उससे हमने चाइना के आगे चले गए, चाइना हमसे 10 साल आगे है, तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा चाइना तक पहुंचने में, राइट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, 1 ओनली। नेक्स्ट है, इंडिया हैज रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, दैट इज राइट, क्योंकि ये 2020 में इंडिया ने रेटिफाइड किया था। अब ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या है, ये डब्ल्यूटीओ का बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज है, जो 2013 में आया था, और वो इट केम इनटू फोर्स इन 2016, जिसे इंडिया ने रेटिफाइड किया 2020 में। सो तीनों ही स्टेटमेंट
करेक्ट है, राइट? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट इज tax revenue as a percent of GDP in India has steadily increased in the last decade. अब ये हमने पढ़ा होगा that tax to GDP ratio वो इंडिया में काफ़ी लो है, ये डिक्रीज्ड हुआ है. टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या ऐसा होता है कि जिस तरीके से इंडिया की जीडीपी ग्रो हो रही है, यानी कि एट प्रेजेंट इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसकी जीडीपी 5th लार्जेस्ट है, तो क्या हमारा जो टैक्स का कलेक्शन है, मतलब जीडीपी का मतलब क्या होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, द टोटल वैल्यू है. यानी कि मैं अगर एक ये पेन प्रोड्यूस करता हूं तो ये पेन की वैल्यू क्या है, क्या ये पेन 100 रुपए का है या 200 रुपए का. अगर ये पेन 200 रुपए का है और ऐसे मैं साल में 10 पेन बनाता हूं, यानी कि मैं साल में 2000 रुपए की वैल्यू मैंने क्रिएट करी है बाय प्रोड्यूसिंग अ गुड. ठीक है, तो यानी कि मैंने 2000 रुपए की वैल्यू क्रिएट करी है और ये 2000 रुपए मार्केट में जाएगा तो लोग उससे पैसा कमा के फिर सरकार को टैक्स देंगे. लेकिन इंडिया में कैसा हो रहा है कि जीडीपी तो एक साथ बढ़ ही रहा है, एक साइड से वो बढ़ ही रहा है, बट जो हमारा टैक्स का कलेक्शन है वो नहीं बढ़ रहा है. यानी कि या तो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, या फिर कुछ सरकारी लूप होल्स है, ब्यूरोक्रेटिक लूप होल्स है, या तो हम पैसा नहीं दे रहे या सरकार हमसे पैसा नहीं ले रही है, या तो सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो अपना घर भर रहे. सो कहने का मतलब ये है, कोई भी रीजन हो, पॉइंट ये है कि इंडिया में टैक्स का कलेक्शन इतना नहीं बढ़ रहा जितना हमारा जीडीपी बढ़ रहा है. तो ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि पिछले 10 साल में हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है. ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ऐसा है ही नहीं, हम ऐसा कर ही नहीं पा रहे. अगर ऐसा होता तो हम अभी तक डेवलप कंट्री बन जाते. सेकंड ये बोला है कि जो फिस्कल डेफिसिट है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इन इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड. अब फिस्कल डेफिसिट यानी क्या हो गया कि सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इट्स इनकम. तो ये तो हो रहा है, सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, जितना कमा रही है उससे ज्यादा वो खर्चा कर रही है, और वो हर 10 साल में, मतलब पिछले 10 साल में बढ़ता ही जा रहा है. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट? सो 1 इज इनकरेक्ट. तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहां पे हमने 2017 के सारे क्वेश्चंस देखे. द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ PYQs. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. थैंक यू.